हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के दो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जिनको हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इनमें पहला चैप्टर है रासायनिक एवं भौतिक परिवर्तन और दूसरा इसमें चैप्टर है रासायनिक बंधन। इन्हीं दोनों चैप्टर को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, वे परिवर्तन जिनमें परिवर्तन के पश्चात पदार्थ को पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। कहने का मतलब ये है कि परिवर्तन के उपरांत जो होगा कोई नया पदार्थ नहीं बनता, तो ऐसे परिवर्तन को ही भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। अब देखिए, दूसरा क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो देखिए, वे परिवर्तन जिनमें परिवर्तन के पश्चात जो पदार्थ होता है उसको पुनः पूर्व अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब ये है कि परिवर्तन के बाद एक या एक से अधिक नए पदार्थ बन जाते हैं। अगला देखिए, अब यहाँ पे बताया गया है जो भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनमें मुख्य अंतर क्या होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए, इस साइड में भौतिक परिवर्तन है और इधर रासायनिक परिवर्तन दिए गए हैं। तो देखिए, जो भौतिक परिवर्तन है उसमें पहला पॉइंट ये कह रहा है कि इनमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें नया पदार्थ बनता है। अगले पॉइंट में कह रहा है कि ये अस्थायी परिवर्तन होते हैं, मतलब जो भौतिक परिवर्तन है वो अस्थायी परिवर्तन है, जबकि रासायनिक परिवर्तनों को देखा जाए तो ये अस्थायी परिवर्तन होते हैं। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो भौतिक परिवर्तन होते हैं ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं, जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं ये अनुत्क्रमणीय होते हैं। अगले में कह रहा है भौतिक परिवर्तन में ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन जो होता है अल्प मात्रा में होता है, वहीं रासायनिक परिवर्तन में ऊष्मा का अवशोषण या उत्सर्जन जो होता है वह उच्चतर स्तर पर होता है। अब अगला पॉइंट देखिए, अगले पॉइंट में ये कह रहा है कि भौतिक परिवर्तन में ऐसे पदार्थ केवल भौतिक गुणों जैसे उनकी अवस्था है, रंग है, गंध है, इन सब में ही परिवर्तन होता है। वहीं अगर हम लोग रासायनिक परिवर्तन में बात करें तो इनमें बनने वाला जो पदार्थ होता है उसके जो रासायनिक गुण हैं तथा जो संगठन है, इनमें प्रारंभिक पदार्थ ये पूर्णतया भिन्न हो जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो प्रारंभिक पदार्थ था उससे भिन्न गुण वाले पदार्थ इसमें बन जाते हैं। अब देखिए, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं दोनों के, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं कि कौन से भौतिक परिवर्तन है, कौन से रासायनिक परिवर्तन है। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसा इसमें दिया गया है पानी से बर्फ़ बनना, ये क्या है, भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। दूसरा है घी का पिघलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। मोम का पिघलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। दूध क्रीम, जो दूध होता है उससे क्रीम को अलग करना क्या होता है, ये भी भौतिक परिवर्तन है। अगले में कह रहा है जल का वाष्प में बदलना, ये सब क्या है, तो ये सारे भौतिक परिवर्तन हैं। अब वहीं कुछ रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनको जान लेते हैं। तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन में पहला एग्जाम्पल है कि अवस्था मतलब आयु का बढ़ना, ये क्या है, ये रासायनिक परिवर्तन है। अगले में कह रहा है बालों का सफ़ेद होना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। अगले में कह रहा है फलों का पकना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। सब्जी का उबलना, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अगले में कह रहा है जो मोमबत्ती होती है इसका जलना, ये क्या है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में मोम का पिघलना दिया गया है तो ये भौतिक परिवर्तन है, और इसमें मोमबत्ती का जलना बताया गया है, ये रासायनिक परिवर्तन है। अब अगला देखिए, दूध से दही बनना, ये क्या है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। अगले में क्या है, लोहे में जंग लगना, ये भी क्या है, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है प्रिज्म से गुजरने पर जो श्वेत प्रकाश होता है इसका 7 रंगों में विभक्त होना किस परिवर्तन का एग्जाम्पल है, तो ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगले में कह रहा है जो दूध आस्कंदन होता है ये किस परिवर्तन का उदाहरण है, तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है हवा में चांदी के जो बर्तन होते हैं इनका काला होना किस परिवर्तन का एग्जाम्पल है, तो ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगले में कह रहा है सब्जियों को पकाने पर उनका मुलायम हो जाना किस परिवर्तन का ये एग्जाम्पल है, तो ये रासायनिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है, यहाँ पे है, इसमें कह रहा है वायु अथवा रासायनिक पदार्थों द्वारा धातुओं का धीरे धीरे क्षय होना क्या कहलाता है, तो इसको संक्षारण या इसी को कोरेशन कहा जाता है। अभी संक्षारण होता क्या है इसको भी जान लीजिए। तो देखिए, धातु का संक्षारण एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया होती है। तो ध्यान दीजिए, जो संक्षारण है वो कैसी प्रक्रिया है, तो ऑक्सीकरण और अवकरण जो होता है ये दोनों प्रक्रियाएं इसमें काम करती हैं। अब अगला देखिए, अगले में क्या है, जो संक्षारण है उसकी क्या शर्तें होनी चाहिए। तो देखिए, संक्षारण के लिए बताया गया है 2 शर्तें होनी चाहिए। तो पहली शर्त में है ऑक्सीजन या वायु की उपस्थिति होनी चाहिए, पहली तो ये शर्त हो गई। दूसरी शर्त है वायु में नमी की मात्रा भी होनी चाहिए। तो ये 2 शर्तें हैं संक्षारण के लिए। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो संक्षारण है इनके उदाहरण कौन कौन से हैं जान लेते हैं। तो देखिए, पहला इसमें एग्जाम्पल है कि सिल्वर पर काले रंग की परत बनना, ये क्या है, ये संक्षारण का एग्जाम्पल है।
अगले में क्या है, तांबा, जो तांबा होता है उस पर हरे रंग की परत बनना, ये भी क्या है, ये भी संक्षारण का एग्जाम्पल है। अगले में क्या है, लोहे पर भूरे रंग की परत बनना, तो ये भी क्या है, ये भी संक्षारण का एग्जाम्पल है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है लोहे में जंग लगना ये कैसी अभिक्रिया है, तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अगले में कह रहा है लोहे की परत पर जंग के दौरान किस पदार्थ की भूरे रंग की परत उस पर बैठ जाती है, तो उस पर देखिए फेरिक ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, ये इसका फॉर्मूला है। और जो फेरिक ऑक्साइड है, हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग FeOH का होल थ्राइस कहते हैं, तो इन दोनों की परत इस पर बैठ जाती है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है गैल्वेनीकृत लोहा, जिसको हम लोग गैल्वेनाइज आयरन कहते हैं, ये होता क्या है। तो देखिए कह रहा है जब जब लोहे पर जो लोहे की जो धातु है उस पर जिंक धातु की परत चढ़ाते हैं तो इसी को गैल्वेनीकृत लोहा कहते हैं। अब इससे होता क्या है, तो देखिए जो ये गैल्वेनीकृत किया जाता है इसका उद्देश्य ये होता है कि यह प्रक्रिया लोहे में जंग लगने से इसको रोकने का ये कार्य करेगी। तो इसीलिए जो लोहे होते हैं उनको गैल्वेनीकृत किया जाता है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है जंग लगने से लोहे के भार में क्या प्रतिक्रिया होती है, तो जो इसका भार होता है उसमें वृद्धि हो जाती है। अगले में क्या है किन किन धातुओं का संक्षारण नहीं के बराबर होता है, तो देखिए सोना है, प्लेटिनम है, ये सब जो धातुएं हैं इनमें संक्षारण नहीं के बराबर होता है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है तापमान व रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित सही तथ्य दिए गए हैं, इनको जान लेते हैं। तो देखिए पहला स्टेटमेंट इसमें ये कह रहा है कि उच्चतर जो तापमान होंगे उन पे जो रासायनिक अभिक्रिया होती है वो तीव्र हो जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो तेज़ हो जाती हैं। अगले में कह रहा है उच्चतर तापमानों पर जो आणविक गति होती है और भी द्रुत, मतलब जिसको हम लोग कहते हैं तेज़ हो जाती है। तो इसके कहने का मतलब ये है कि जो ऊंचे तापमान होंगे वहाँ पर जाने पर जो आणविक गति होती है वो और तेज़ हो जाती है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है जल अपघटन, जिसको हाइड्रोलिसिस कहा जाता है, इसमें कह रहा है ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है, तो ये ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। अगले में कह रहा है जो पाश्चुरीकरण होती है इसकी खोज किसने की थी, तो लुई पाश्चर ने इसकी खोज की हुई है। अब देखिए जो पाश्चुरीकरण है वो किस क्रिया से संबंधित है, मतलब उसमें होता क्या है या ये किस लिए किया जाता है। तो देखिए जो दूध होते हैं उनके निर्जीवाणुकरण जो होता है उससे संबंधित ये प्रक्रिया होती है। कहने का मतलब ये है कि जो दूध होते हैं उनमें बहुत सारे जो बैक्टीरिया होते हैं उन बैक्टीरिया को ख़त्म करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को पाश्चुरीकरण कहा जाता है। अब अगले में कह रहा है जो पाश्चुरीकरण है वो प्रक्रिया है जिसमें, तो देखिए इसमें होता क्या है पूछा ये जा रहा है, मतलब जो पाश्चुरीकरण प्रक्रिया होती है इसमें क्या किया जाता है। तो इसमें देखिए दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक से इसको ठंडा कर लिया जाता है, मतलब पहले बहुत देर तक गर्म करेंगे और इसको अचानक बहुत जल्दी से ठंडा कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए दूसरा पॉइंट इसमें ये कह रहा है कि 72 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 15 सेकंड तक दूध को गर्म करके पुनः 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करने पर उसके जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। तो बेसिकली पाश्चुरीकरण क्या है, तो ये जो दूध है उसमें जो जीवाणु हैं उनको नष्ट करने की प्रक्रिया है। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है जो होम पाश्चुरीकरण है की क्रिया किस ताप पर होती है, तो ये होती है 63 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 30 मिनट तक। अब अगला देखिए, अगला जो टॉपिक है हमारा ये है रासायनिक बंधन। तो रासायनिक बंधन में देखिए पहला क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि संयोजकता, जिसको हम लोग वैलेंसी कहते हैं, वो होता क्या है। तो देखिए जो तत्व होते हैं उनके परमाणुओं की परस्पर संयोजन करने की जो क्षमता होती है उन्हीं को संयोजकता या वैलेंसी कहा जाता है। अब देखिए इसमें वैलेंसी के बारे में और कुछ फैक्ट बताए गए हैं, इनको जान लेते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है किसी तत्व की जो संयोजकता होती है जिसको वैलेंसी कहते हैं, उनके परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं की संख्या पर ये निर्भर करती है। मतलब बाहरी कक्षा में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उन्हीं पर यह डिपेंड करती है संयोजकता। अब अगला देखिए, अगले पॉइंट में ये कह रहा है कि परमाणु की बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति परमाणु को अस्थायी बनाती है। तो अगर बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हैं तो उस परमाणु को क्या बनाया जाएगा, उस परमाणु को अस्थायी कहा जाता है। अब अगला देखिए जो 8 इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो 8 इलेक्ट्रॉनों का जो समूह होता है इसी को अष्टक कहा जाता है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है अक्रिय गैसों के परमाणुओं की बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इसका एक अपवाद है जो कि है हीलियम। तो जो हीलियम है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है प्रकृति में पाए जाने वाले अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है, तो ये 6 है। पहली गैस है हीलियम, दूसरी है नियॉन, तीसरी है आर्गन और चौथी है क्रिप्टॉन, पांचवी है जेनॉन, छठी है रेडॉन। तो ये सब क्या हैं, ये सारी अक्रिय गैसें हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है
किस कारण अक्रिय गैसों के जो परमाणु होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो परमाणु के अस्थायित्व होता है, इसी के कारण जो अक्रिय गैस के परमाणु होते हैं उनमें वो क्या होते हैं, वो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनके बाह्य जो कक्षा होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जब 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो इसी को अस्थायित्वपन कहा जाता है। इसलिए कहा जा रहा है कि वो किसी भी अभिक्रिया में भाग नहीं लेते। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है, कौन से परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं? तो कह रहा है जिन परमाणुओं की बाह्य कक्षा अस्थायी होती है, मतलब जिनमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, वो सब क्या करते हैं, वो अपने आप को अस्थायित्व बनाने के लिए रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है सभी धातु तत्वों का स्वभाव किस आयन के समान होता है? तो ये धन आयन के समान होता है, लेकिन इसमें एक अपवाद है। जो हाइड्रोजन आयन है और जो अमोनिया है, ये आयन अधातु तत्वों से बने होते हैं। अब अगला देखिए, क्वेश्चन में ये कह रहा है सभी जो अधातु तत्व हैं उनका स्वभाव किस आयन के समान होता है? तो वह ऋणात्मक जो चार्ज होता है उसके समान होता है। अगले में कह रहा है रासायनिक बंधन कितने प्रकार के होते हैं? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। अब रासायनिक बंधन के जो 3 प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं, इसको जान लेते हैं। तो देखिए, इनके प्रकारों में पहला इसका प्रकार है, ये है वैद्युत संयोजक बंधन, या इसी को आयनिक बंधन कहा जाता है। अब इनकी विशेषताएं क्या हैं, इनको भी जान लीजिए। तो देखिए, जो आयनिक बंधन होते हैं इनमें इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाले ये बंधन होते हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये जो आयन होते हैं आपस में मजबूत आकर्षण बल द्वारा जुड़े रहते हैं, और ये जो बंध होते हैं ये अदिशात्मक होते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, जैसे NaCl का एग्जाम्पल है। तो देखिए, ये 2 पार्ट में होते हैं। इनमें Na का आयन होता है प्लस होता है, और जो क्लोरीन का आयन होता है वो नेगेटिव होता है। तो Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है। जैसे CaO है, तो यहाँ पे देखिए Ca का पर डबल पॉजिटिव होता है चार्ज, और जो O होता है वहाँ पे डबल जो नेगेटिव चार्ज होता है। अगला है CuSO4, तो यहाँ पे Cu डबल प्लस होता है, SO4 में डबल चार्ज माइनस में होता है। अब अगला इसी पॉइंट में ये कह रहा है कि जो इनके द्रवणांक होते हैं व क्वथनांक होते हैं वो उच्च होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जो आयनिक बंधन है जिनको हम लोग वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं, तो इनके बारे में कहा जाता है कि जो इनके द्रवणांक है व क्वथनांक है ये काफ़ी उच्च होते हैं। अब अगला देखिए, अगला जो प्रकार है ये है सहसंयोजक बंध। तो देखिए, इनकी क्या विशेषताएं हैं। तो देखिए, इनमें इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से ये बंधन बनते हैं, और ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है एकल सहसंयोजक बंधन, दूसरा होता है सहसंयोजक बंधन, और तीसरा होता है त्रिसहसंयोजक बंधन। तो देखिए, यहाँ पे जैसे दिया गया है, तो एकल बंधन में देखिए ये क्या है, 2 हाइड्रोजन मिला तो H में देखिए सिंगल बॉन्ड यहाँ पे लगा हुआ है, ये H2 का फॉर्मेशन कर दिया। वहीं अगर द्विसहसंयोजन बंध की बात किया जाए तो देखिए, ऑक्सीजन जो होती है 2 ऑक्सीजन मिलकर O2 का फॉर्मेशन कर देती है। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड लगा हुआ है। अब अगला देखिए, जो त्रिसहसंयोजन बंध है तो इनमें देखिए जैसे नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के बीच यहाँ पे 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, इसलिए ये N3 का निर्माण कर दे रहा है। और इनके बारे में कहा जाता है कि जो इनके द्रवणांक व क्वथनांक होते हैं वो निम्न होते हैं। मतलब जो सहसंयोजक बंध बनते हैं उनके द्रवणांक क्या होते हैं, वो काफ़ी निम्न होते हैं, व क्वथनांक भी इनके निम्न होते हैं। और इनके बारे में कहा जाता है कि जो इनके बंध होते हैं वो दिशात्मक होते हैं। अब अगला देखिए, अगला है जो तीसरा प्रकार, ये है उपसहसंयोजक बंध। इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, इनमें इलेक्ट्रॉन युग्म एक ही परमाणु से प्राप्त होते हैं, एक ही परमाणु में प्राप्त होते हैं। जो एक ही परमाणु है उसी में इनके जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो प्राप्त होते हैं। अगला इसी में कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन प्रदान करने वाले होते हैं इनको दाता कहते हैं, और जो ग्रहण करने वाले होते हैं इनको ग्राही कहते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे NH3 है, HCl है, तो इसका जो फॉर्मेशन होगा NH4Cl का ये फॉर्मेशन हो जाएगा। अब अगला देखिए, अगले में यहाँ पे दिया गया है कि इलेक्ट्रॉन की निर्जन जो जोड़ी है जिसको हम लोग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, इसका क्या तात्पर्य होता है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनों का ऐसा जोड़ा जो किसी बंध में बनने में भाग नहीं लेता। कहने का मतलब ये है कि जो ऐसा इलेक्ट्रॉन बचेगा जो किसी भी बंध में बंधने पर मतलब बंधने का वो कार्य नहीं करता, वो सिंगल ऐसे अकेले पड़ा रहता है, तो उसी को कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे एग्जांपल देखिए, तो देखिए जैसे जल का एग्जांपल दिया गया है H2O, कह रहा है इसके बनने में ऑक्सीजन परमाणु के पास 2 जोड़े इलेक्ट्रॉन शेष रह जाते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल है। अब अगला देखिए, अगले में दिया गया है, यहाँ पे क्वेश्चन है। तो इसमें बताया गया है जो सहसंयोजक यौगिक हैं और उनकी आकृतियाँ हैं ये कैसी होती हैं, और इनके बंधन कौन क्या होते हैं। तो देख लीजिए। तो देखिए, सहसंयोजक यौगिकों में पहला है सल्फर हेक्साक्लोराइड। इसकी अगर ज्यामितीय आकृति पूछा जाए या इसका आकार पूछा जाए तो ये अष्टफलकीय होते हैं, और इनमें बंधन जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। अगले में कह रहा है
प्रामोनियम जो आयाम है तो इनमें देखिए वर्गाकार समतली इनकी आकृति होती है और इनके जो बंधन कोण होते हैं वो 90 डिग्री पर होते हैं। अगले में है हाइड्रोजन सल्फाइड। इनकी ज्यामिति जो आकार होता है वो कोणीय होता है और इनका बंधन जो कोण होता है वो 92 डिग्री होता है। अब अगला देखिए, अगला है जल। तो इनमें देखिए आकृति कोणीय होती है, इनका जो बंधन एंगल होता है वो 105 डिग्री होता है। अगले में है फॉस्फीन। तो ये पिरामिड का आकार में होता है और इसका जो बंधन कोण होता है 107.5 डिग्री होता है। अगले में कह रहा है जो अमोनिया है वो उसका आकार पिरामिड होता है और इनमें जो बंधन कोण होता है 109 डिग्री होता है। अगले में कह रहा है जो मीथेन है ये चतुष्फलकीय होती है और इसमें जो एंगल होता है वो 109 डिग्री 28 मिनट के इक्वल होता है। अगले में देखिए, अगले में कह रहा है जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है तो इसकी आकृति होती है चतुष्फलकीय और इनमें जो एंगल होता है 109 डिग्री होता है और 28 मिनट होता है। अगले में कह रहा है जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है इसका देखिए जो आकृति होती है वो कोणीय होती है और इनमें एंगल होता है 119.5 डिग्री होता है जो एंगल होता है इनके बीच में। अगले में कह रहा है जो एथिलीन होता है वो उसकी आकृति तलीय होती है और उनके बीच एंगल होता है 120 डिग्री का। अगले में कह रहा है जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एक रैखिक होती है और इनमें एंगल होता है 180 डिग्री। अगला देखिए, अगला है एसिटिलीन। तो इसमें देखिए एक रैखिक होते हैं जो इसकी आकृति होती है और एंगल होता है 180 डिग्री। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वे यौगिक जिनमें सहसंयोजक और आयनिक बंध दोनों बनते हैं उनके कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो देखिए पहला इसमें है सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको NaOH कहते हैं। दूसरा है हाइड्रोजन साइनाइड जिसको हम लोग HCN कहते हैं। तीसरा है सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको H2SO4 कहा जाता है। चौथा है कैल्शियम कार्बोनेट। ध्यान दीजिएगा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला काफ़ी बार पूछा जाता है तो इसका फॉर्मूला है CaCO3। तो ये क्या है, ये है कैल्शियम कार्बोनेट। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है वह यौगिक जिनमें सहसंयोजक एवं उपसहसंयोजक दोनों बंध बनते हैं तो इनके एग्जाम्पल दिए गए हैं। पहला एग्जाम्पल है कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको CO से डिनोट करते हैं, इसका ये फॉर्मूला होता है। दूसरा है ओजोन जिसको O3 लिखते हैं। अगला है नाइट्रिक अम्ल जिसको HNO3 कहा जाता है। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि वह यौगिक जिनमें वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक व उपसहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध बनते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए इसमें पहला एग्जाम्पल है अमोनियम क्लोराइड जिसको हम लोग NH4Cl कहते हैं। अगला है अमोनियम ब्रोमाइड जिसको NH4Br कहा जाता है। तो इनमें वैद्युत संयोजक, सहसंयोजक व उपसहसंयोजक ये तीनों प्रकार के इसमें बॉन्ड पाए जाते हैं। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में कह रहा है किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता का जो गुणनफल होता है किसके बराबर होता है, तो ये परमाणु भार के बराबर होता है। अब जान लीजिए तुल्यांकी भार क्या होता है, ये क्या होता है। तो तुल्यांकी भार का मतलब होता है द्रव्यमान की वह मात्रा जो रेडॉक्स अभिक्रिया में 1 मोल इलेक्ट्रॉन से अभिक्रिया करती है, तो उसी को तुल्यांकी भार कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है जो रेडॉक्स अभिक्रिया होती है किसे कहते हैं, तो कह रहा है वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण व दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है। जैसे यहाँ पे देखिए जिंक का कॉपर के साथ यहाँ पे अभिक्रिया कराई गई है तो यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पर त्याग हुआ है तो इसको हम लोग ऑक्सीकरण कहते हैं। और इनमें देखिए क्या हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉनों की प्राप्ति हुआ है तो इनको अपचयन कहेंगे। तो मतलब रेडॉक्स अभिक्रियाएँ वैसी अभिक्रियाएँ होती हैं जहाँ पर जो ऑक्सीकरण है और अपचयन होता है वो दोनों साथ साथ होता है, तो ऐसी ही अभिक्रियाओं को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अब अगला देखिए, अगले क्वेश्चन में ये कह रहा है वे कौन से पदार्थ हैं जो ऑक्सीकारक एवं अवकारक दोनों की तरह व्यवहार करते हैं, मतलब जो ऑक्सीकरण का भी काम करेंगे अवकरण का भी काम करेंगे। तो उनमें एग्जाम्पल में है हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको H2S कहते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड जिसको H2O2 कहा जाता है। अगला है सल्फर डाइऑक्साइड। ध्यान दीजिएगा SO2 क्या है, तो इनमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों प्रकार की ये क्रियाएँ इसमें होती हैं। अगला है नाइट्रिक अम्ल जिसको HNO3 कहा जाता है, यहाँ पे 3 होगा। अब अगला देखिए, अगले में कह रहा है किस कारण जो पुरानी किताबें होती हैं इनका कागज़ भूरा होता है, तो सेल्यूलोज के ऑक्सीकरण के कारण क्या होता है, जो पुरानी किताबें होती हैं इनका रंग भूरा हो जाता है। अब अगला देखिए, अगले में बताया गया है ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रियाएँ क्या क्या हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं में बताया गया है कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें परमाणुओं या आयन इलेक्ट्रॉन का त्याग करके उच्च विद्युत धनात्मक अवस्था या निम्न विद्युत ऋणात्मक अवस्था को प्राप्त होते हैं, तो उन्हीं को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे देखिए ऑक्सीजन इसमें है और जो ओजोन है ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब अगला देखिए, अगले में बताया गया है जो अपचयन है जिसको हम लोग अवकरण कहते हैं, रिडक्शन कहते हैं, रिएक्शन ये क्या होता है। तो इनमें देखिए वो रासायनिक अवस्थाएं होती हैं जिनमें परमाणु या आयन जो होते हैं
वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके निम्न विद्युत धनात्मक अवस्था या उच्च विद्युत ऋणात्मक अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो उन्हीं को अपचयन या अवकरण प्रक्रियाएं कहा जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में बताया गया है, हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब अगला देखिए अगले क्वेश्चन में क्या रहा, तो देखिए यहाँ से अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, जो कि है अम्ल, क्षार एवं लवण। इसको हम लोग दूसरे वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।